हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश चौधरी आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन स्टार्ट करने वाले थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो बेटा इसमें अपन जो फर्स्ट जो पढ़ने वाले हैं कि एल्कोहल एक उदासीन अणु है। नंबर फर्स्ट, एल्कोहल एक उदासीन अणु है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, एल्कोहल क्या है? एल्कोहल एक उदासीन अणु है। नेक्स्ट, C1 से C11 तक के सभी एल्कोहल के सदस्य रंगहीन द्रव होते हैं। नेक्स्ट, जबकि C11 से उच्चतर सभी एल्कोहल के सदस्य मधुर गंध वाले मोम के समान ठोस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिख रहे हैं कि भाई एल्कोहल है, एल्कोहल आपका एक उदासीन अणु है। दूसरा, C1 से C11 तक के एल्कोहल के सभी तो सदस्य रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि C11 से उच्चतर सभी सदस्य मधुर गंध वाले लेकिन मोम के समान ठोस होते हैं। ठीक, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं बेटा इसमें विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता एल्केन, ईथर आदि की विलेयता, एल्केन ईथर आदि की विलेयता OH एल्कोहल से कम होती है। ठीक है, आदि से क्या होती है बेटा? आदि से कम होती है। दोबारा देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है कि एल्केन ईथर आदि की विलेयता एल्कोहल से कम होती है, क्यों? या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एल्कोहल, क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल जल में विलय होता है क्यों? विलय होता है क्यों जबकि एल्केन तथा ईथर नहीं होते? तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका, एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि एल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए आपका एल्कोहल जल में विलय होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन और ईथर जल में विलय नहीं होते। ठीक है भैया, क्यों? देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूँ कैसे एल्कोहल जल में विलय होता है और ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, फोन। ठीक है, फोन पूरा लिखो, FON। ठीक है, FON फोन यानी कि हेमाफोन कल। तो बेटा OFON ये सभी क्या है? उच्च विद्युतऋणी परमाणु हैं कि जब दो उच्च विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन आ जाता है तो बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है।
जब दो उच्च विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन आ जाता है तो बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो ये जो बनने वाला बॉन्ड है इसे अपन क्या बोलते हैं, अंतरा आणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देखिए एल्कोहल क्या करता है बेटा, एल्कोहल क्या है आपका ROH डॉट 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 OH डॉट डॉट ORH। ये किसका अणु है, एल्कोहल का। ये किसका अणु है, एल्कोहल का। ये किसका अणु है, जल का। तो एल्कोहल जो है वो जल के अणुओं के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अंतराणुक भरत जी यह ऊपर नीचे में मार करने मार कर दी हूँ। हाँ ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, मार कर। ले जा दिए बोले थे। हाँ तो बेटा जो प्रॉब्लम थी वो मार्कर की प्रॉब्लम थी, मार्कर की वजह से आपको साफ नहीं दिख रहा था। अब देखिए आप कि एल्कोहल जल में विलय होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा एल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण ये जल में क्या होते हैं, विलय। देखिए ये आपका एल्कोहल का कोई अणु है जो जल के अणुओं के साथ अंतराणु क्या बना लेता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो विशेष ध्यान रखो कि ये जो आपका दो उच्च विद्युतऋणी परमाणु के बीच हाइड्रोजन है, दो उच्च विद्युतऋणी परमाणु के बीच भी क्या है, हाइड्रोजन। कि जब दो उच्च विद्युतऋणी परमाणु के बीच हाइड्रोजन आ जाता है तो बनने वाले बॉन्ड को अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, जबकि एल्केन जल के अणुओं के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। यही कारण है कि हाइड्रोकार्बन एल्केन तथा ईथर जल में विलय होते हैं, जबकि एल्कोहल जल में विलय होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि एल्कोहल के निम्नतर प्रथम तीन सदस्य, एल्कोहल के निम्नतर प्रथम तीन सदस्य बोले तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, जल में पूर्ण विलय होते हैं। क्या होते हैं भैया? जल में पूर्ण विलय होते हैं। कि एल्कोहल के जो प्रथम तीन सदस्य हैं वो जल में पूर्ण विलय होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो जल विरोधी वाहक बढ़ता है, और जल विरोधी वाहक बढ़ने पर एल्कोहल की विलेयता में कमी आती है। इधर देखो, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार बढ़ेगा, और अगर अणुभार बढ़ेगा तो बेटा विलेयता में क्या होने लगेगी, कमी होगी। ऐसा सब क्यों बोल रहे हैं अपन? मैंने आपको फर्स्ट बोला है कि एल्कोहल के प्रथम तीन सदस्य जल में पूर्ण विलय होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनमें एल्किल समूह बोले तो कार्बन की संख्या बढ़ती है तो अणुभार भी बढ़ता है, और अणुभार बढ़ने पर विलेयता के मान में क्या होती है, कमी। क्यों? क्योंकि बेटा अणुभार बढ़ने पर कार्बन परमाणुओं के मध्य प्रबल वान डेर वाल बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? प्रबल वान डेर वाल बल पाया जाता है, जिससे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है बेटा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कि जैसे जैसे एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ती है तो उसका अणुभार बढ़ेगा, और अणुभार बढ़ेगा तो कार्बन एक दूसरे से प्रबल वान डेर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे इसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा इसके साथ साथ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। अतः विलेयता के मान में क्या होगी, कमी। जैसे उदाहरण देखिए, CH3 CH2 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 एंड CH2OH। तो देखो बेटा इस एग्जाम्पल में आपको दो भाग नज़र आ रहे हैं।
एक तो आपका हाइड्रोकार्बन का भाग और एक आपका हाइड्रोक्सी समूह का भाग, बोले तो एल्कोहल का भाग। तो एल्कोहल का भाग है वो क्या है बेटा, जल स्नेही भाग, और ये हाइड्रोकार्बन का भाग है वो क्या होता है बेटा आपका जल विरोधी भाग। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है कि एल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य जल में पूर्ण विलय होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एल्केल समूह की संख्या बढ़ती है तो कार्बन, अगर एल्केल समूह की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार का मान बढ़ेगा, अणुभार का मान बढ़ेगा तो जल विरोधी भाग बढ़ता है, और जल विरोधी भाग बढ़ने पर इसकी जो घुलने की जो प्रवृत्ति है उसमें क्या होने लगता है बेटा, विरोध होने लगता है, अतः इसकी विलेयता के मान में क्या होगी, कमी होती है। ठीक है, दूसरा बात याद रखो नेक्स्ट बेटा इसमें कि यदि समान अणुभार दिए गए हों, यदि कोई भी आपका एल्कोहल दिया गया है और उसका अणुभार क्या है बेटा, समान है, या फिर उसमें वो समावयवी हैं, ठीक है, आइसोमर हैं, तो बेटा विलेयता का कैसे पता लगाएंगे। विशेष याद रखना कि यदि आपका अणुभार समान है तो विलेयता को ध्यान देने वाली बात है कि विलेयता को निम्न प्रकार से लिखा जाएगा कि यदि आपके अणुभार समान है तो शाखित श्रृंखला वाले यौगिकों की विलेयता अशाखित श्रृंखला वालों से अधिक होती है। किससे बेटा, अशाखित श्रृंखला वालों से अधिक होती है। ठीक है, यदि आप समान अणुभार हैं तो उनमें शाखित श्रृंखला वाले एल्कोहलों का विलेयता अशाखित श्रृंखला वालों से अधिक होती है। कैसे, CH3OH, CH3 CH2 CHOH and CH3 and CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इनमें सभी में सेम कार्बन है बेटा, और अगर कार्बन अधिक होंगे, अगर सभी में सेम कार्बन है तो अणुभार समान होगा, अणुभार अगर समान होगा तो शाखित श्रृंखला वाले एल्कोहलों का क्वथनांक अशाखित श्रृंखला वालों से अधिक होता है। तो वो आपसे एक बात पूछ रहा है कि निम्न को दिए गए जो यौगिक है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि दिए गए यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ता क्रम क्या होता है बेटा, कम से ज़्यादा। क्लियर, बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, कम से ज़्यादा। तो सबसे कम विलेयता किसकी होगी बेटा, CH3 CH2 CH2 CH2OH सबसे कम। इससे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, और इससे सबसे ज़्यादा किसकी होगी आपकी। ठीक है, विशेष याद रखना क्योंकि बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं कि क्वथनांक का घटता और बढ़ता क्रम क्या होता है बेटा। बढ़ता क्रम होता है कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा, और घटता क्रम क्या होता है, ज़्यादा से कम। ठीक है भैया, नेक्स्ट वो क्या कहता है, इसमें एक और क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है आपसे कि 1-हेक्सेनॉल तथा ग्लूकोज में किसकी विलेयता अधिक होती है, वह क्यों। तो देखो बेटा, ग्लूकोज क्या होता है, CHOH का होल 4 एंड CH2OH, ये क्या है आपका ग्लूकोज। ठीक है भैया, दूसरा क्या है आपका हेक्सेनॉल, CH3 CH2 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 CH2OH, 1 हेक्सेनॉल। वो कह रहा है कि निम्न में किसकी विलेयता अधिक होगी, वह क्यों। आपको विशेष याद रखना है बेटा एल्कोहल की विलेयता में कि जब एल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जिससे इसकी विलेयता अधिक होती है। या एल्कोहल जल में विलय क्यों होता है, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो वो कह रहा है इन दोनों में कौन अधिक विलय होगा। तो देखो बेटा, इसमें 1 2 3 4 यानी कि 4 5 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन। अगर दोनों में 6 कार्बन है, एक बात तो ये तो कार्बन समान है, लेकिन ग्लूकोज अधिक विलय होता है बेटा किससे, हेक्सेनॉल से। क्यों, क्योंकि बेटा हेक्सेनॉल में ये क्या है आपका जल विरोधी भाग,
जल विरोधी भाग बढ़ रहा है। बच्चे बोलते हैं कि साहब इसमें भी तो 6 कार्बन है, यहाँ भी तो आपका जल विरोधी भाग बढ़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, लेकिन यहाँ जल विरोधी भाग के साथ साथ OH समूह की संख्या भी बढ़ रही है। अगर OH समूह की संख्या बढ़ेगी तो वो जल के अणुओं के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिससे इसकी विलेयता अधिक हो जाती है। जबकि हेक्सेनॉल में एक OH समूह पाया जाता है, जबकि जल विरोधी भाग की संख्या अधिक होती है, इसीलिए ये कम विलेय होता है। ठीक है भैया, तो ग्लूकोज हेक्सेनॉल से अधिक विलेय होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, CH3CH2OH, ठीक है, CH3OH, CH3CH2OH, CH3 एंड CH3CH2CH2CH2OH। वो कह रहा है कि निम्न को विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है भैया, तो नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ। सॉरी, मैं यहाँ इसको, क्लियर है? अब देखो बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, कम से ज़्यादा। तो सबसे कम जो विलेयता होगी वो किसकी होगी? ठीक है, तो सबसे कम विलेयता इधर देखो 1, उसके बाद थर्ड, सेकंड और लास्ट में क्या होगा आपका फोर्थ। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा आपका पॉइंट आता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। विशेष याद रखना। एक बात और याद रख लीजिए विलेयता में कि विलेयता अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि आपकी विलेयता बढ़ेगी तो अणुभार घटेगा, और अगर अणुभार घटेगा तो विलेयता के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो सबसे अधिक वो घुलेगा जिसका अणुभार सबसे कम। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था, वो मेथनॉल कर लेना। इसके बाद आता है बेटा आपका क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है कि बेटा क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है। ठीक है, यदि आपका क्वथनांक बढ़ेगा, यदि आपका अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक के मान में कमी होगी। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार बढ़ेगा, और अणुभार बढ़ेगा तो उसके क्वथनांक के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, क्यों? अणुभार बढ़ने पे कार्बन एक दूसरे से प्रबल वांडर वाल द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे क्वथनांक के मान में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है भैया? तो अपन क्या कहते हैं, अगर विशेष याद रखना कि यदि समान अणुभार दिए गए हों, यदि यौगिकों में समान अणुभार दिए गए हों तो उसमें उस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक होगा जिसमें अशाखित श्रृंखला होगी। उल्टा है बेटा विलेयता का, यानी कि अशाखित श्रृंखला वाले एल्कोहलों का क्वथनांक शाखित श्रृंखला वालों से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जो अशाखित श्रृंखला उसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़कर प्रबल वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ साथ जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन, यदि एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ेगी, एल्केन समूह की संख्या बढ़ेगी, तो उसकी आकृति रेखीय हो जाती है। जबकि उस रेखीय आकृतियों में शाखाओं की संख्या बढ़ने पर उसकी रेखीय आकृति लगभग गोलाकार आकृति में परिवर्तित हो जाती है, जिससे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसलिए शाखित श्रृंखला वाले यौगिक एल्कोहलों का क्वथनांक अशाखित श्रृंखला वालों से कम होता है। ठीक है भैया, ये आपका भौतिक गुण थे। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं एल्कोहलों के रासायनिक। ठीक है, एल्कोहलों के रासायनिक गुण। बड़ा इसमें निम्न पढ़ेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH, यानी कि जिनमें, ठीक है, ये ना टू, एक तो ये वाली पढ़ेंगे और एक ये वाली पढ़ेंगे। तो अपन पहले कौन सी पढ़ रहे हैं
कि वे अवक्रिया जिनमें OH बंध टूटता है, एक आएंगी जिनमें ROH बंध टूटता है। तो पहले अपन कौन से पढ़ रहे हैं कि वे अवक्रिया जिनमें OH बंध टूटता है। नंबर फर्स्ट है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करेगा, इसमें CH3 डबल बॉन्ड O और H प्लस CH2CH3 बेटा क्या है ये आपका एल्कोहल, ठीक है। कंसंट्रेशन H2SO4, ये बॉन्ड टूटेगा, क्लियर है। तो OH क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, C क्या हो जाएगा पॉजिटिव और O क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव पे ये अटैक करेगा, क्या जाएगा बोलो H2O, और देखना क्या बचा आपका CH3 डबल बॉन्ड O पे कौन आ जाएगा बेटा CH2CH3, और इसका नाम होता है एथिल एथेनॉइट, एथिल एथेनोइट। इसको एस्टर के नाम से जाना जाता है तथा इस संपूर्ण अवक्रिया को एस्टीकरण अवक्रिया के नाम से जाना जाता है, एस्टीकरण अवक्रिया के नाम से जाना जाता है। सुन लीजिए एक बात कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर का निर्माण या ये इस अवक्रिया को एस्टीकरण अवक्रिया के नाम से जाना जाता है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल से कराते हैं तो जल निष्कासन के पश्चात एथिल एथेनॉइट का निर्माण होता है। और इसमें बेटा विशेष याद रखना फलों के समान गंध आती है। किसके समान आती है? फलों के समान गंध आती है। एस्टर को कैसे पहुंचाना जाता है, जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आपका एस्टीकरण अवक्रिया है इसमें बनने वाला जो एस्टर है उसमें फलों के समान गंध आती है, इसको एथिल एथेनॉइट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उपस्थित सांद्र H2SO4। तो बेटा इसमें एक बात विशेष याद रखनी है कि इसमें जो H2O आपका निकला है, इस H2O को तुरंत अवक्रिया से हटा दिया जाता है। वो पूछेगा क्यों? क्योंकि बेटा ये जो आपका H2O है इस एस्टर को पुनः अवक्रिया करके पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अतः यह अवक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये उत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि यह अवक्रिया बहुत धीमी गति से होती है और यह अवक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है। तो इसीलिए जब ये अवक्रिया पूर्ण हो जाती है तो इसमें से H2O को तुरंत हटा दिया जाता है। नहीं हटाएंगे तो ये दोबारा से इसी यौगिक में परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी एस्टीकरण अवक्रिया उत्क्रमणीय होती है, ठीक है, तथा ये धीमी गति से की जाती है। इसमें फलों के समान गंध आती है। एक बात विशेष याद रखना, यदि एस्टीकरण अवक्रिया में एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या बढ़ती है तो बेटा इसकी अवक्रिया की दर या क्रियाशीलता के मान में कमी होने लगती है। जैसे जैसे क्या होगा बेटा आपका या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बढ़े या एल्कोहल बढ़े तो इसकी क्रियाशीलता के मान में क्या होने लगती है बेटा, कमी होने लगती है। इसलिए यह अवक्रिया कैसी होती है बेटा, उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, दोनों दिशाओं में होती है। एक बार प्यार से सुनिए, इस अवक्रिया को एस्टीकरण अवक्रिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि बेटा इसमें सांद्र H2SO4 प्रेजेंस में होता है, ठीक है, जिसमें फलों के समान गंध आती है। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, उसमें आगे जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसिटिलीकरण। ठीक है बेटा, आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।